प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। इस व्याख्यान में हम प्रथम महायुद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रथम महायुद्ध के कारण और युद्ध की घटनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस युद्ध के बड़े गंभीर परिणाम पूरे विश्व जनमत को देखने को मिले। 1914 से 1918 ईस्वी तक अर्थात 4 वर्ष 6 माह तक चलने वाले इस युद्ध को जो कि बड़े पैमाने पर लड़ा गया था, जिसमें लगभग 36 देशों ने भाग लिया था। दोनों पक्षों की ओर से लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया। यह ऐसा प्रथम युद्ध था जिसमें टैंक, हवाई जहाज, हवाई बम, पनडुब्बी, जहरीली गैसें और आधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया था। इस युद्ध के दूरगामी परिणामों ने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को अत्यधिक गहरे तक प्रभावित किया। जो परिणाम हमें इस युद्ध के दिखाई देते हैं, उन परिणामों में सर्वप्रथम राजनीतिक परिणामों की हम बात करेंगे। परिणामों के दृष्टिकोण से प्रथम विश्व युद्ध संपूर्ण विश्व इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु माना जाना चाहिए। इसने अनेक तात्कालिक और दूरगामी परिणाम दिए, जिसने संपूर्ण विश्व की राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और सभी राष्ट्राध्यक्षों को और सभी राज्यों के जनमत को एक इस दिशा में गंभीर अर्थों में सोचने के लिए मजबूर किया। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्य में केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था, उनका इस युद्ध के बाद पतन देखने को मिलता है। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी में होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का शासन समाप्त हुआ और यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में रोमानोव राजवंश की सत्ता समाप्त हुई और रूस में भी लेनिन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी प्रकार तुर्की का ओटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया तथा उसका अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व के मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ और विश्व राजनीति में इनकी भूमिका का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहाँ की स्थितियाँ भी बदल गई। उसी प्रकार जापान को अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। सोवियत संघ का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस युद्ध के परिणाम के रूप में सोवियत संघ का उदय भी देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। ज़ारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। इसी प्रकार उपनिवेशों में जागरण हुआ। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि युद्ध समाप्त होने पर अंतिम निर्णय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इससे अनेक उपनिवेशों
और पराधीन देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना बलवती हुई थी। प्रत्येक उपनिवेश में राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ हुए। भारत में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 से स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण प्रारंभ हुआ। विश्व राजनीति पर इस महायुद्ध के बाद यूरोप का प्रभाव कमजोर होना शुरू हुआ। युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप का अग्रणी स्थान था। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के इर्द गिर्द संपूर्ण विश्व की राजनीति घूमती थी, परंतु 1918 के बाद यह स्थिति बदल गई और इसके पश्चात विश्व में अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध तक उसका दबदबा पूर्णतया बढ़ गया। इस युद्ध के पश्चात अधिनायकवाद का उदय होना शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद की स्थितियां उभरती हुई हमें दिखाई देती हैं। वर्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने सत्ता हथिया ली। नाजीवाद ने एक नया राजनीतिक दर्शन दिया। इससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथों में केंद्रित हो गई। जर्मनी के समान इटली में भी मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी सरकार का उदय हुआ। इटली भी पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट था, अतः मित्र राष्ट्रों के प्रति इटली की कटुता लगातार बढ़ती गई। हिटलर के सामान और मुसोलिनी में भी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। हिटलर और मुसोलिनी ने इटली और जर्मनी की असंतुष्ट जनता की भावनाओं को बखूबी समझा और लोगों के सामने एक अलग राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे उनको जनता का अपार समर्थन मिला। इसी संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी तैयार की। पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उससे वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। उन राष्ट्रों में पुनः अपना स्वाभिमान प्राप्त करने हेतु उग्र राष्ट्रीयता प्रभावशाली साधन के रूप में सामने आई। प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी सारी शक्ति बढ़ाने की ओर प्रवृत्त हुआ। उग्र राष्ट्रीयता अत्यंत प्रभावी बन गई। प्रत्येक राष्ट्र फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति को बढ़ाने की ओर अग्रसर हुआ। परिणामों के जब हम देखते हैं तो इस युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना का प्रयास भी देखने को मिलता है। पहली बार इस विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। उस लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के असंतुष्ट मानसिकता को समझने का प्रयास करने का एक प्रयास देखने को मिलता है। इस असंतुष्ट राष्ट्रों की असंतुष्ट मानसिकता को शांत करने के लिए ऐसे प्रावधान करने का प्रयास किया गया, लेकिन राष्ट्रसंघ का यह प्रयोग पूर्णतया निष्फल रहा। सैन्य परिणामों के रूप में हमें युद्ध के परिणाम भी देखने को मिलते हैं। पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्र की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए निरस्त्रीकरण की व्यवस्था को जन्म दिया गया। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मन राष्ट्र हुआ। विजित राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में तो भारी वृद्धि की, परंतु पराजित राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण करना प्रारंभ किया, जिससे इन पराजित राष्ट्रों में एक भय की भावना पैदा हुई। अतः वे भी अपने आप को मजबूत करने के लिए गुप्त तरीके से कार्य करने लगे और उन्होंने गुप्त रूप से हथियारबंदी की होड़ प्रारंभ हुई, जिसका आगे चलकर विश्व शांति पर बुरा असर देखने को मिलता है।
इस युद्ध के बड़े आर्थिक परिणाम भी हुए। इस युद्ध ने जन धन की अपार क्षति उत्पन्न की। इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव हुआ। हजारों कल कारखाने बंद हो गए थे, कृषि अस्त व्यस्त हो गई थी और कृषि पर आधारित उद्योग और व्यापार प्राय नष्ट प्राय हो गए थे। चारों तरफ बेकारी और भूखमरी की समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। विभिन्न देशों और क्षेत्रों से नागरिकों का पलायन जारी था। इस आर्थिक संकट ने वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए। मुद्रास्फीति की समस्या उठ खड़ी हुई। संपूर्ण विश्व में आर्थिक व्यवस्था व्याप्त हुई। ऋणों का भाव बढ़ने से जनता पर करों का बोझ बढ़ता चला गया। इस के हमें सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इस युद्ध के बाद, युद्ध के पूर्व यूरोपीय नस्ल भेद अथवा काला गोरा के विभेद पर अधिक बल देते थे। वह एशिया अफ्रीका के काले लोगों को अपने से हीन मानते थे, परंतु युद्ध में उनकी वीरता देखकर उन्होंने अपनी धारणा बदली और धीरे धीरे काला गोरा का रंग कम होने लगा। इस युद्ध में जनसंख्या की भारी क्षति हुई और दूसरी तरफ इस युद्ध के बाद स्त्रियों की स्थिति में सुधार आने लगा। जब कल कारखानों और कृषि संबंधी उद्योगों में जनसंख्या की कमी की वजह से श्रमिकों की जब कमी हुई, तो उन कमी हुई श्रमिकों की भरपाई स्त्रियों के द्वारा की गई, जिससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके साथ साथ मजदूरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया, क्योंकि मजदूरों की कमी होने से युद्ध के बाद जो विकास की गति पुनः शुरू हुई, उसमें मजदूरों की अत्यधिक डिमांड बढ़ी। मजदूरों की बढ़ती हुई मांग ने मजदूरों के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न की। उनके लिए पहले से अधिक वेतन निश्चित किए गए, कार्य के घंटे कम किए गए, उनके लिए ज़्यादा बेहतर अस्पताल की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं उनको दी गई, रहने के लिए उनको आवास मुहैया करवाए गए। इस प्रकार इस युद्ध के बाद मजदूरों की स्थिति में पर्याप्त सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब सामाजिक मान्यताओं में भी बदलाव आए। पहले जहां ऊंच नीच, गोरा काला और नस्ल के आधार पर कई प्रकार के भेद देखने को मिलते थे, उस प्रकार के भेद अब कम हुए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्व युद्ध के दूरगामी विनाशकारी परिणामों ने राजनीतिज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम रखते हुए भाईचारा स्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी युद्ध का प्रतिफल 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन था, जिसमें एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की बात की गई जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात करता था। इस युद्ध के बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस युद्ध ने यूरोप के अनेक राष्ट्रों में राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण किया। किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करते समय उस देश की भाषा, संस्कृति, रहन सहन और परंपराओं पर ध्यान दिया गया। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सूत्री सिद्धांतों का निर्माण शांति सम्मेलन में किया, जिसके आधार पर अनेक राष्ट्रों जैसे एस्टोनिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और लाटविया का गठन हुआ। कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जहां पर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की दया पर छोड़ दिया गया था। इन अल्पसंख्यकों ने राष्ट्रीयता के विकास से प्रेरणा लेकर बहुसंख्यकों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्रीय भावनाओं
का विकास देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक भावनाओं का भी पर्याप्त उभार देखने को मिलता है। इंग्लैंड ने विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही यह कहा था कि उसका उद्देश्य प्रजातंत्र की रक्षा करना है। इसी प्रकार अमेरिका के विल्सन ने भी युद्ध में भाग लेने से पूर्व निरंकुश और प्रतिक्रियावादी सरकारों को उखाड़कर प्रजातंत्र का पौधा रोपने का प्रण लिया था। मित्र राष्ट्रों द्वारा इस प्रकार की घोषणा से लोगों में प्रजातंत्र की भावना पैदा हुई। जर्मनी के होहेनजोलन वंश के सम्राट केसर विलियम को पद छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। जर्मनी के एकीकरण के बाद लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना की गई। रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, चेकोस्लोवाकिया, लाटविया और फिनलैंड, यूक्रेन आदि देशों में लोकतंत्र का बीजा अंकुरण हुआ। इसके साथ साथ आर्थिक परिणामों की जब हम बात करते हैं तो इस युद्ध की भीषणता का आकलन इन युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्याओं के आधार पर कर सकते हैं। 32 राष्ट्र मित्र राष्ट्रों की तरफ से और 4 जर्मनी की ओर से इस युद्ध में लड़े। 14 राष्ट्र तटस्थ रहे। इस युद्ध का औसत दैनिक व्यय 40 करोड़ रुपए लगाया गया और अंतिम दिनों में तो 84 करोड़ रुपए तक का खर्च बढ़ गया था। युद्ध समाप्ति के उपरांत सभी देश आर्थिक संकटों में डूब गए। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस पर 14,74,720 फ्रैंक और जर्मनी पर 16,06,000 मार्क का राष्ट्रीय ऋण उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा अनेक राष्ट्रों उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली, रूस, पोलैंड, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, गैलिसिया आदि तो प्राय बर्बाद हो गए थे। इस भारी विनाश के परिणाम स्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि और वाणिज्य पूर्णतया अवरुद्ध हो गई। उत्पादन क्षमता घटने से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आयात किया जाने लगा और आयात पर ही यूरोप की निर्भरता लगातार बढ़ने लगी, जिससे महंगाई अत्यधिक बढ़ी। चूँकि मांग अधिक थी, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कम थी, अतः मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच गई। राष्ट्रीय ऋण भी बढ़ गए। इन परिस्थितियों में जनता का मनोबल गिरने लगा। सरकारी प्रयास आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए किए गए, परंतु जनता का असंतोष लगातार बढ़ने से ये असफल हो गए। सामाजिक परिणामों के रूप में इस भारी जनसंहार के चलते सैनिक, युद्ध सामग्री निर्मित करने वाले उद्योगों के लिए श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ी और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी चारदीवारी से बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर खेलने लगी। पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा मिलने से महिलाओं का स्तर सुधरने लगा। 1914 से पहले अनेक राष्ट्र जातीय श्रेष्ठता के कारण अपने आप को पृथक मानते थे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के खतरे ने उन सभी को एकजुट होकर भाईचारे के साथ रहते हुए मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। जातीय बंधन ढीले पड़ने लगे। श्रमिकों की स्थिति में सुधार की मांगें तेज होने लगी। अनेक संगठनों के निर्माण के कारण श्रमिकों में अपने हितों के प्रति चेतना का संचार हुआ। युद्ध काल में सैनिकों और श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ने के कारण लोग सेना के साथ साथ कारखानों में कार्य करने के लिए भी आगे आने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण संस्थानों में, सैनिक संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या घट गई और ये प्राय बंद होने के कगार पर पहुंच गए और एक प्रकार के से समाजवाद का उदय हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में हुए भारी नरसंहार, जनसंहार के परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन होने लगा। अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ रसायनों का भी प्रयोग किया गया था। घायल सैनिकों के अलावा आम जनता के उपचार के लिए भी दवाइयों
की मांग बढ़ी। दवाइयों के साथ ही उपचार की विभिन्न पद्धतियों पर गहरा मंथन शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप चिकित्सा जगत में अनेक खोजें हुई। प्रथम विश्व युद्ध एक कारण का परिणाम नहीं, अपितु अनेक कारणों के समन्वित रूप का प्रतिफल था। समीक्षा के तौर पर हम देखते हैं, इतिहासकार बैन्स का ये मानना है, राष्ट्रीयता, सत्तावादिता, सैनिकवाद और संधियों की गुत्थियों ने तनाव को बढ़ाने में अहम रोल निभाया। ऑस्ट्रियाई राजकुमार की हत्या ने इस युद्ध को अवसंभावी बना दिया था। वास्तव में यह युद्ध किसी न किसी पर थोपा नहीं था। इतिहासकार सिलोसन का मानना है, यह युद्ध संकल्प का नहीं, विक्षोभ का परिणाम था। ऐसा नहीं है कि कोई देश युद्ध का अभिलाषी था। पारस्परिक अविश्वास के कारण उनमें इतना तनाव बढ़ गया था कि प्रत्येक देश को शांति से अधिक अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की फिक्र होने लगी। उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ही उन्होंने यह विनाशकारी युद्ध लड़ा। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को पूर्णतः जिम्मेदार ठहराया, परंतु वास्तव में यह न्यायसम्मत नहीं है। इसीलिए इतिहासकार फे लिखते हैं, केवल जर्मनी और उसके मित्र को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से युक्ति संगत नहीं होगा। इसके लिए सभी राष्ट्र कुछ कुछ हद तक उत्तरदायी थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हमारा प्रथम विश्व युद्ध का ये अध्याय समाप्त होता है। आगे के व्याख्यानों में हम द्वितीय महायुद्ध के कारण, परिस्थितियाँ और घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।